हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलोफॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलोफॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। तो हियर आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 जीआरएफ कॉमर्स की, तो वो डेली 3 बजे मेरे साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगर क्लासेस की, तो अभी तक हमारी 41 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी 42 नंबर क्लास है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अभी हमने जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसको हाफ से ज़्यादा कवर अप कर लिया है। सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट आपका बचा है यूनिट फर्स्ट में, और अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3। ठीक है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तो आज हम करेंगे इसके बारे में डिस्कस। तो जो भी क्लासेस आपकी होती हैं उनकी लिंक्स अवेलेबल करा दी जाती है, जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है कॉमर्स का उसी पे, और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे भी। तो आप जाके लिंक पे क्लिक करके क्लासेस को ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, और ये जो कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं इनकी भी क्लासेस पेपर 2 की होती है, और पेपर फर्स्ट की भी 3 क्लासेस होती हैं। जीके की, मैथ्स, रीजनिंग की भी स्टार्ट होने वाली है, और साथ ही साथ जो आपकी पेपर फर्स्ट की क्लास चलती है वो। ठीक है, तो उन सबको भी आप ले सकते हो। जो भी कॉमर्स की तैयारी करें उनको पेपर फर्स्ट भी पढ़ना है तो वो क्लासेस ले सकते हैं, हमारे सर हैं वो करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, आज की क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 10 जो है मार्केट स्ट्रक्चर और बिजनेस डिसीजन, जिसमें हमने किस किस को पढ़ लिया है बोलो। मैम, हमने बात कर ली है परफेक्ट कंपटीशन में, हमने शॉर्ट रन लॉन्ग रन में किस तरीके से फर्म का इक्विलिब्रियम होता है ये हमने देख लिया है। और उसके बाद मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। राइट, मोनोपोली में लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में क्या होता है। उसके बाद हमने मोनोपोलिस्टिक है उसको भी समझ लिया, उसके फीचर्स को कल की क्लास में बात की थी। और अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है वो है ओलिगोपोली। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोपोली मार्केट है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं ओलिगोपोली मार्केट होता क्या है, एक बार थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। तो इन द ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, ओलिगोपोली में स्मॉल नंबर्स ऑफ क्या होती हैं, लार्ज फर्म्स होती हैं। यानी कुछ सेलर्स होते हैं और बड़ी बड़ी क्या होती हैं उनकी, मतलब वो बड़े लेवल पे काम करते हैं, लेकिन जो फर्म्स होती हैं वो कुछ कुछ होती है। ठीक है, और हाई लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है और होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे फीचर्स में। ठीक है, और इसमें जो बैरियर्स होते हैं एंट्री और एग्जिट पे वो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं। और जो प्राइस होता है, फर्म्स आर प्राइस मेकर्स। जो ओलिगोपोली है उसमें भी जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस मेकर होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे जब इसमें जब इक्विलिब्रियम को देखें तो वो हमें अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाइए। सो लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। ओके, तो देखिए ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली आर। तो इसमें क्या होते हैं, अ फ्यू सेलर, यानी विक्रेता क्या होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इन एन ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू, मतलब कह सकते हैं 2 से लेके 10 तक क्या होते हैं, सिर्फ सेलर्स होते हैं, सेलिंग होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि वो एक जैसा सामान भी बेचते हैं और अलग अलग सामान भी बेच देते हैं। और जो सेलर्स होते हैं वो बहुत कुछ होते हैं, लाइक 2 से लेके 10 तक के बीच में इतने ही सेलर्स होते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी हो सकता है और डिफरेंशिएट भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे सामान भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे देखिए ओलिगोपोली इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज कंपीटिटिंग अमॉन्ग द फ्यू, यानी कि ओलिगोपोली के अंदर जो फ्यू सेलर्स होते हैं उनमें भी क्या रहती है, प्रतिस्पर्धा चलते रहती है। ठीक है, ओलिगोपोली इन समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ओलिगोपोली कि कुछ जो सेलर्स होते हैं उनमें भी क्या होती है, कंपटीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंटरडिपेंडेंस, यानी एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होती है फर्म्स। किस तरीके से, व्हेन द नंबर ऑफ कंपीटिटर्स इज फ्यू, यानी कंपटीटर्स हैं वो क्या होते हैं, कुछ होते हैं, फ्यू होते हैं। तो एनी चेंज इन प्राइस, तो कोई भी चेंज होता है अगर एक फर्म के जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस में, या फिर आउटपुट की मात्रा में, या फिर किसी प्रोडक्ट में, या फिर बाय वन फर्म विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अदर राइवल फर्म। तो जो कंपटीटर अदर फर्म है ना उस पर उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि अगर एक फर्म है वो क्या कर रही है, अपना प्राइस घटा बढ़ा रही है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो दूसरी फर्म है ना, कंपटीटर फर्म है उस पर भी, चाहे प्राइस में चेंज करे या चाहे आउटपुट की मात्रा में, चाहे प्रोडक्ट में, तो दूसरी फर्म को भी क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। हु विल देन रिलेटेड, जो क्या है, रिटेलिएट इन चेंजिंग देयर ओन प्राइसेस, और प्राइजेस क्या बोला, प्राइजेस और
एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स ETC, ठीक है। प्राइजेस में आउटपुट या जो एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स है उनमें अगर एक फर्म क्या करती है, चेंजेस करती है या इंप्रूवमेंट करती है तो उसका दूसरी फर्म की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मतलब आपस में जो फर्म्स हैं वो क्या होती है, कंपटीटर फर्म्स होती है, वो इंटरडिपेंडेंट होती है, यानी एक फर्म के प्रोडक्शन पे, आउटपुट पे या फिर प्राइजेस में चेंज होने का दूसरे फर्म पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और देखिए इसको अच्छे से, सो एन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म मस्ट कंसिडर, तो जो ओलिगोपोलिस्टिक फर्म होती है उसको ये जानना चाहिए नॉट ओनली द मार्केट डिमांड फॉर द इंडस्ट्री, यानी जो डिमांड हो रही है इंडस्ट्री की मार्केट में सिर्फ वही नहीं, बट ऑल्सो द रिएक्शंस ऑफ अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री, यानी उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी कंपिटिटर्स अदर फर्म्स हैं वो भी किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रही हैं अपना बिजनेस रन करने के लिए। ये एक ओलिगोपोलिस्टिक जो फर्म है उसको पता होना चाहिए, ओलिगोपोलिस्टिक जो प्रोड्यूसर है उसको ये चीज पता होना जरूरी होता है अपना डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अपनी खुद की फर्म का डिसीजन लेने के लिए उसे और सारी चीजें, जो मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, सब तो पता होना ही चाहिए। साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि उसकी जो कंपटीटर फर्म्स है वो किस तरीके से एक्टिविटीज कर रही है एक बिजनेस को रन करने में, ठीक है। और आगे देखिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट, तो यही कॉन्सेप्ट है इंटरडिपेंडेंस और इन डिसीजन मेकिंग, यानी आपस में क्या करती है, डिसीजन लेने के लिए डिपेंडेंट है। यानी कि मान लीजिए एक फर्म है, उसने अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम कर दिए, तो जो डिमांड हो रही है आपके प्रोडक्ट्स की वो तो सारी डिमांड उनके पास चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ओलिगोपोली फर्म के अंदर ध्यान में रखनी पड़ती है। याद है ओलिगोपोली में जब हमने पढ़ा था, किसका एग्जाम्पल लिया था हमने, कोक और पेप्सी का, ऐसे सब्स्टिट्यूट गुड्स थे उनका एग्जाम्पल लेके कि अगर एक प्राइस कर रहा है तो दूसरे को पता होना चाहिए कि एक प्राइस कम कर रहा है, ताकि फिर वो क्या करेगा, वो भी प्राइस कम कर लेगा। ये आएगा कॉन्सेप्ट आगे किंग डिमांड का, जब हम बनाएंगे तो वो समझेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि एक फर्म को ध्यान रखना पड़ता है साथ में मार्केट की डिमांड क्या चल रही है, उसके साथ साथ में जो दूसरी फर्म्स है वो क्या एक्टिविटीज़ कर रही है अपना प्रोडक्शन करने के लिए, प्राइसेस क्या रख रही हैं, आउटपुट की मात्रा कितनी रख रही है, उन सब का नॉलेज भी पता होना चाहिए एक ओलिगोपोली प्रोड्यूसर को, ओलिगोपोली फर्म को। क्लियर है? आगे देखिए, हमने लास्ट क्या पढ़ा था, मोनोपोलिस्टिक, उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी प्राइस का कंपटीशन नहीं होता है, एंड इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, यानी जो अदर फैक्टर्स होते हैं ना उनका जो कंपटीशन है वो ज़्यादा होता है मुकाबले प्राइस के, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। वेरियस फर्म्स, यानी बहुत सारी फर्म इन एन ओलिगोपोली हैव टू एम्प्लॉय एग्रेसिव एज वेल एज डिफेंसिव मार्केट वेपन्स एंड टूल्स, यानी कि और जो शस्त्र है ना उनका यूज़ करती हैं एक जो ओलिगोपोली फर्म होती है, किसके लिए, अपनी मार्केट डिमांड को बढ़ाने के लिए, सो एज टू गेन अ ग्रेटर शेयर इन द मार्केट, ताकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में उनका शेयर क्या हो, बढ़े, ठीक है। फिर जितना एग्जिस्टिंग शेयर है, कहने का मतलब कि एटलीस्ट मेंटेन देयर शेयर, मतलब जितना वो अभी वर्क करिए प्रॉफिट कमाइए एटलीस्ट उतना तो मेंटेन करके ही रखे और उससे ज़्यादा क्या करे, और उससे ज़्यादा शेयर को बढ़ाने की कोशिश करे। तो उसके लिए वो अलग अलग नई नई चीज़ें, इन्वेंशंस लाती रहती है, क्योंकि फर्म्स कुछ ही होती हैं, उन्हीं में कंपटीशन होता है। तो उनको अपना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट को कुछ नए इन्वेंशंस लाने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, ताकि जो उनका शेयर है मार्केट का वो बढ़े और डिमांड ज़्यादा हो आपके प्रोडक्ट की। इसलिए तो यहाँ पे प्राइस को कम ज़्यादा करके डिमांड को नहीं बढ़ाया जाता है, यहाँ पे कुछ अपने प्रोडक्ट में ऐसी खासियत रखी जाती है, इन्वेंशन किया जाता है जिससे जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो आपकी तरफ और वो क्या करें, मार्केट में आपकी डिमांड ज़्यादा हो प्रोडक्ट की, ठीक है। तो प्राइस के अलावा जो और कंपटीशंस होते हैं लाइक एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव रखी जाती है जिससे कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होते हैं। इस तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं वो अपनाई जाती है किसके लिए, ओलिगोपोली मार्केट में अपना जो डिमांड है प्रोडक्ट की, बिजनेस को बढ़ाने की, प्रॉफिट कमाने के लिए, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है। आगे देखिए अभी ग्रुप बिहेवियर। अब इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ एक फर्म अपने अकॉर्डिंगली बिहेव करके अपने पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ नहीं करती हैं। पूरा जो ओलिगोपोली ग्रुप है ना, जितने भी उसमें कंपटीटर्स हैं, कुछ 5-10 जितने भी, ठीक है, वो किस तरीके से सारे बिहेवियर कर रहे हैं, उस चीज़ को क्या किया जाता है, उस चीज़ को देखा जाता है, परखा जाता है, समझा जाता है कि तभी एक मार्केट में टिका रहा जा सकता है ओलिगोपोली फर्म का। आइए समझते हैं कैसे। यही देखिए, ओलिगोपोली रिलेट्स टू ग्रुप बिहेवियर, यानी ग्रुप में पूरे जो ओलिगोपोली फर्म्स हैं वो कैसे बिहेव कर रही है हर एक फर्म, वो देखा जाता है। नोट ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म का बिहेवियर देख के एक जो फर्म है वो सिर्फ अपनी डील नहीं कर सकती, अपनी बिजनेस को रन नहीं कर सकती, ठीक है। देयर इज नो जनरली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर।
Each oligopolist closely watches the business behavior of the other oligopolist in the industry. यानी इसमें जो पड़ोसी है ना उसको भी पूरी ताके झाके की जाती है कि दूसरी हमारी कंपटीटर फर्म है ना वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करी उन सबको अच्छे से ध्यान में रखा जाता है। मेन कॉन्सेप्ट यही होता है ओलिगोपोली में। कुछ ही सेलर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, वो आपस में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक फर्म क्या एक्टिविटी कर रहा है उसको पूरा ध्यान फोकस करता है दूसरा जो फर्म है वो जो कार्य कर रही है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही सेलर्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेरे पास जो कंज्यूमर्स हैं वो उसके पास चले जाएं। ऐसी सिचुएशन ना हो, इसके लिए ज़रूरी होता है पूरा मार्केट के साथ साथ जो डिफरेंट कंपटीशन है उनको भी अच्छे से परखना। ठीक है, यही बात इसमें बोल रहा है। जो एक ओलिगोपोली फर्म है वो डिज़ाइन ही स्ट्रैटेजीज ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस, कुछ अपनी जो स्ट्रैटेजीज इस अजम्पशंस पे बनाती है कि ऑफ हाउ दे बिहेव और लाइकली टू बिहेव, कि वो किस तरीके से बिहेव कर रही है और उन्हें अदर कंपटीटर्स को देखते हुए किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, किस तरीके का आउटपुट की मात्रा रखनी चाहिए, किस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स रखने चाहिए, वो सब वो पूरा का पूरा मार्केट और साथ साथ में जो कंपटीटर फर्म्स हैं उन सबको देख परख के फिर करती हैं। आया समझ में? तो ये सारे फीचर्स है ओलिगोपोली के। इसमें कुछ सेलर्स ही होते हैं जो आपस में कंपटीटर्स होते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। मेनली यही है, इसमें जो कंपटीटर्स होते हैं उन पे पूरा ध्यान रखा जाता है, उनकी पॉलिसीज़ पे, उनकी एक्टिविटीज़ पे, और साथ ही साथ इसमें जो प्राइस इंटरडिपेंडेंसी होती है, ग्रुप बिहेवियर होता है, और प्राइस कंपटीशन से ज़्यादा जो अदर फैक्टर्स का कंपटीशन है वो ज़्यादा होता है ओलिगोपोली की सिचुएशन में। क्लियर है यहाँ तक? कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा है? चारों पाँचों मार्केट में अलग अलग इनका है, तो आप शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पहले क्लासेस लगाइए, रिवाइज कीजिए, फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने अकॉर्डिंग कि मोनोपोलिस्टिक में ये होता है, मोनोपोली में ये होता है, ओलिगोपोली में हमने ये पढ़ा है, ये होता है। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए अब आगे और अच्छे से देखते हैं जो इंटरडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है उसको। देखिए उससे पहले बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली की, जो ओलिगोपोली मार्केट है उसकी क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली देखते हैं। तो पहला है इसमें प्योर ओलिगोपोली और परफेक्ट ओलिगोपोली। तो ये क्या होता है समझते हैं इसको। प्योर ओलिगोपोली उस सिचुएशन में ऑकर होता है, उत्पन्न होता है व्हेन द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस इन नेचर, यानी एक जैसे प्रोडक्ट हैं वो क्या किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं फर्म के द्वारा, तो उसे हम बोलेंगे परफेक्ट ओलिगोपोली या फिर प्योर ओलिगोपोली। लाइक फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, अब पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, उसमें जितनी भी फर्म्स है वो सब किसका व्यापार कर रही है, एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका। एल्यूमिनियम के तार बना रही है, एल्यूमिनियम का कुछ बना रही है, अलग अलग चीज़ें बना रही हैं, है ना। तो पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का काम हो रहा है, यानी एक तरीके का क्या बेचा जा रहा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई, तो इस तरीके से उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो ये आपका कहलाएगा परफेक्ट ओलिगोपोली। क्लियर है? आगे देखिए। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएट समझ आ रहा है, जिस जो परफेक्ट है उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट थे यानी सेम सेम थे, और इम्परफेक्ट में क्या होंगे, डिफरेंशिएट यानी अलग अलग होंगे। तो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स फर्म्स क्या करती हैं, बनाती हैं और फिर उनको सेल करती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल टैल्कम पाउडर, तो अलग अलग के टैल्कम पाउडर्स बनाए जाते हैं, तो ये हो गई आपकी कौन सा, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। क्लियर है? तो जो परफेक्ट होगा उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, और जो आपका इम्परफेक्ट होगा उसमें अलग अलग यानी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएंगे बनाने के लिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए ओपन ओलिगोपोली। ओपन ओलिगोपोली क्या होता है, इन एन ओपन मार्केट न्यू फर्म्स कैन एंटर इन द मार्केट एंड कम्पीट विद द एग्जिस्टिंग फर्म। यानी ओपन ओलिगोपोली क्या हुआ, जिसमें कोई भी मार्केट न्यू फर्म क्या कर सकती है, मार्केट में आके एंटर कर सकती है और कम्पीट कर सकती है जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनको। ठीक है, तो वो तो हो गई आपकी ओपन ओलिगोपोली। और क्लोज्ड ओलिगोपोली में क्या होगा, इन क्लोज मार्केट न्यू फर्म्स कैन नॉट एंटर इन द मार्केट, यानी इसमें जो फर्म्स है ना वो मार्केट में एंटर नहीं कर पाएगी। क्लोज्ड ओलिगोपोली में एंट्री ऑफ द फर्म्स इज रेस्ट्रिक्टेड, तो जो फर्म्स की एंट्री होगी ना वो इस सिचुएशन में रेस्ट्रिक्टेड होगी, किसमें, क्लोज ओलिगोपोली की सिचुएशन में। तो ओपन और क्लोज नाम से समझ में आ रहा है, ओपन में आसानी से कोई भी फर्म क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है ओलिगोपोली मार्केट में और कम्पीट कर सकती हैं जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनको। और क्लोज में क्या होगा, जो क्लोज ओलिगोपोली है उसमें ये होगा, उसमें क्या होगा कि कोई भी जो आपकी फर्म है वो एंटर नहीं कर सकती ओलिगोपोली मार्केट में, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। क्लियर है? आगे अभी समझते हैं और
कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होता है? व्हेन न्यू फर्म्स ऑफ द ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट कम टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यानी जो नई फर्म्स हैं वो आती है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट जो है उसमें टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यानी एक तरीके की समझदारी के साथ, और एक्ट इन कोल्यूजन विद ईच अदर, और एक साथ एक तरीके से मतलब एक तरीके की पॉलिसीज के साथ कार्य करने के लिए आपस में कोलेब्रेशन के साथ विद ईच अदर, एक साथ क्या करके एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे के साथ कोलेबरेट करके जब काम करने के लिए कोई फर्म एंटर करती है ओलिगोपोली मार्केट में, कोई फर्म्स आपस में इन फिक्स्ड प्राइस एंड आउटपुट, यानी मान लीजिए 2-3 फर्म्स हैं वो आपस में, मतलब 2-3 बिजनेसमैन हैं वो बोले चलो हम अपनी अपनी फर्म्स बनाते हैं ओलिगोपोली मार्केट में, और हम एक तरीके का ही प्राइस रखेंगे, भाई ना मैं प्राइस को घटाऊंगा ना तू घटाना, हम सबकी जो डिमांड अपने पास आएगी वो आराम से आएगी, ना हम आउटपुट की मात्रा को घटाएंगे बढ़ाएंगे, हम एक जैसा रखेंगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ आपस में मिलकर जब व्यापार करते हैं ओलिगोपोली मार्केट के अंदर तो उसे हम बोलते हैं, बोलो कौन सा? कोल्यूसिव ओलिगोपोली। इट इज़ कोल्यूसिव ओलिगोपोली। क्लियर है ना? मतलब आपस में 2-3 फर्म्स जुड़ गई, अंडरस्टैंडिंग उनकी मैच हो रही है, वो कोलैबोरेशन करके आपस में क्या कर रही है? बिजनेस रन कर रहे हैं, ना कोई किसी प्राइस को घटा रहा है बढ़ा रहा है, आउटपुट की सबकी मात्रा क्या है? फिक्स्ड रखी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। क्लियर है? अब आगे देखिए, कम्पिटिटिव ओलिगोपोली क्या होता है? व्हेन देयर इज अ एब्सेंस ऑफ सच अंडरस्टैंडिंग, यानी इसमें अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है अमंग द फर्म्स, यानी आपस में फर्म्स जुड़ी हुई नहीं होती है, कोलैबोरेशन अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं होता है उनके बीच में, एंड दे कम्पीट विद ईच अदर, एक दूसरे से क्या होती हैं? कम्पीट होती हैं, कम्पिटिटर्स होती हैं। अब मान लीजिए कोई क्लास है, ठीक है, उसमें एक तो आता है फर्स्ट पोजीशन पे कोई आता है और एक सेकेंड पोजीशन पे कोई आता है, तो वो आपस में कभी भी अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ पाएंगे नहीं, उनमें तो कंपटीशन रहेगा, वो बोलेगा इसका मेरे से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मेरे इससे ज़्यादा नंबर्स आने चाहिए, दूसरा बोलेगा मेरे इससे ज़्यादा नंबर्स आने चाहिए, तो आपस में वो क्या हो गए? वो कंपटीटर हो गए, वो कभी एक साथ पढ़ ही नहीं पाएगा, एक अपने नोट्स दूसरे को कभी नहीं बताएगा, बताएगा क्या? बोलो, नहीं बताएगा ना, तो उसको हम बोलेंगे, उसको तो हम बोलेंगे कम्पिटिटिव ओलिगोपोली, यानी कहने का मतलब उनमें आपस में क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, फर्म्स आपस में ये चाहेगी कि मैं ज़्यादा लाभ कमाऊँ, वो बोलेगी मैं ज़्यादा लाभ कमाऊँ, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूँगा, मैं अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करूँगा, मैं अपने अकॉर्डिंग आउटपुट रखूंगा, राइट। और जबकि जो कोल्यूसिव ओलिगोपोली, अब आपने देखा होगा जो क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं, एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं भाई तेरे नोट्स तू दे दे, मेरे तू ले ले, चल जो मैंने लिखा है आपस में कोलैबोरेशन करके पढ़ लेंगे, हमें क्या करना, हमें तो पास होना है, बस दोनों भाई पास होंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो जो ऐसी सिचुएशंस जब होती है फर्म के अंदर भी कि आपस में सोचते हैं कि हमें तो दोनों को प्रॉफिट कमाना है, तो हम क्या करेंगे? ये आउटपुट रखेंगे, ये प्राइस रखेंगे और इसमें अपना बिजनेस कमाएंगे, मतलब चलाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। क्लियर है? कोल्यूसिव ओलिगोपोली, कम्पिटिटिव ओलिगोपोली, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पार्शियल ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली क्या होता है? पार्शियल ओलिगोपोली इज पार्शियल व्हेन द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्जर फर्म, यानी एक कोई इतनी बड़ी फर्म है जिसकी पूरी ओलिगोपोली मार्केट में क्या है? पकड़ है, मतलब उसका पूरा चलता है अच्छे से मार्केट में, ठीक है, विच वो लीडर है एक तरीके से, वो मतलब अच्छा खासा कमा रही है, विच इज़ कंसिडर और लुक्ड अपॉन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप, राइट। तो मतलब एज अ लीडर वो काम करती है, द डोमिनेटिंग फर्म विल बी द प्राइस लीडर, यानी वो प्राइस लीडर भी होती है, मतलब एक जो है ओलिगोपोली फर्म जिसकी डिमांड क्या है? बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और वो एज अ लीडर काम करती है, जो और ओलिगोपोली फर्म्स है ना उनसे एज अ लीडर काम करती है, और वो प्राइस लीडर भी होती है, मतलब वो जिस तरीके का प्राइस रखती है ना उस पर डिपेंडेंट रहती है सारी जो और ओलिगोपोली फर्म्स होती हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके की जो ओलिगोपोली फर्म है उसको बोलेंगे पार्शियल ओलिगोपोली। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये सारे टाइप्स हैं आपके ओलिगोपोली के, जिसमें हमने देखा परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, ओपन ओलिगोपोली, क्लोज्ड ओलिगोपोली। आई होप सभी को मैंने एग्जांपल से समझाया, अच्छे से समझ में आ गया है। कोल्यूसिव ओलिगोपोली, कम्पिटिटिव ओलिगोपोली और एक आपकी पार्शियल ओलिगोपोली, ठीक है। तो इनको आप एज ए एक टर्म से याद रखना कि जैसे परफेक्ट है, परफेक्ट मीन्स सेम प्रोडक्ट, और इम्परफेक्ट मीन्स अलग अलग प्रोडक्ट। ओपन मीन्स एंटर एग्जिट कोई भी कर सकता है, क्लोज मीन्स कोई एंटर एग्जिट नहीं कर सकती, कोल्यूसिव मीन्स आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं, कम्पिटिटिव मीन्स कोई किसी के साथ नहीं काम करता, सब अपने अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, पार्शियल मीन्स एक जो फर्म होती है उसकी लीडरशिप होती है, ज़्यादा चलती है उसकी, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स हो गए ओलिगोपोली के। अब बात करते हैं आगे
इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स, यानी आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट कैसे होती हैं, यानी डिपेंडेंट कैसे होती है एक ओलिगोपोली फर्म दूसरे ओलिगोपोली फर्म्स पे, उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका व्हेन एन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म चेंजेस इट्स प्राइस। वही हमने जो एग्जांपल लिया था उसी की बात हो रही है यहाँ पे। जो एक ओलिगोपोलिस्टिक फर्म है वो अपने प्राइस में क्या कर रही है, अगर चेंज कर रही है तो उसकी जो राइवल फर्म है ना वो क्या करेगी, रिटेलिएट और रिएक्ट एंड चेंज देयर प्राइस। वो भी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी अपने प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। उसे करना ही पड़ेगा वरना तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में, विच इन टर्न वुड अफेक्ट द डिमांड ऑफ द फॉर्मर फर्म। तो जो प्राइस कम करने वाली पहले जिसने प्राइस कम किया था ना, अब उसकी भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी डिमांड कोई ज़्यादा घटेगी बढ़ेगी नहीं। हमने एग्जांपल से समझा था दोनों चीज़ों को। अब कोक है एक पेप्सी है, अगर कोक ने 15 से 13 रुपये कर दी अपनी प्राइस, तो अब वो जो पेप्सी है वो ऐसे ही मुंह देख के बैठी थोड़ी ना रहेगी, वो बोलेगी भाई मेरे कस्टमर तो तेरे पास जा रहे हैं, मैं भी अपने प्राइसेस को क्या करूँगा, कम कर दूंगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा लेकिन डिमांड तो कम नहीं होगी ना, डिमांड तो नहीं रहेगी। फिर धीरे धीरे करके मतलब मेरे कस्टमर्स तो मेरे पास टिके रहेंगे, है ना। तो जो पेप्सी है वो भी क्या करेगी, 15 से 13 कर देगी। अब बताओ कोक की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? नहीं मैम, उसकी तो जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी, क्यों बढ़ेगी, है ना। तो वही बात इसमें बोली है कि एक फर्म अगर कर रही है ना प्राइस को घटा बढ़ा रही है, तो दूसरी फर्म भी उस पर डिपेंड रहती है और उसको भी अपने प्राइस को घटाना बढ़ाना रहता है उस अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, सो एन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म कैन नॉट हैव श्योर एंड डेफिनेट डिमांड कर। हमने बात की थी, इस वजह से क्या होता है, जो ओलिगोपोली का जो डिमांड कर होता है, मांग वक्र होता है ओलिगोपोली मार्केट का, वो कभी भी क्या नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता है, यानी फिक्स क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते हैं उसको। जो डिमांड का होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। सिंस द डिमांड कीप्स शिफ्टिंग एज द राइवल चेंज देयर प्राइसेस इन रिएक्शन टू द प्राइस चेंजेस मेड बाय द फॉर्मर फर्म। वही बात बोली है कि सिंस द डिमांड कीप शिफ्टिंग, यानी एक फर्म अगर डिमांड को मतलब एक फर्म ने अपना प्राइस घटाया, जब तक जो डिमांड है वो शिफ्ट होगी ना, कि मतलब पेप्सी से कोक पे जाएगी कि चलो इसकी तो प्राइस कम हुई है तो हम अब इससे परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे पहले ही जो पेप्सी है वो क्या कर लेगी, राइवल फर्म है, एज द राइवल चेंज देयर प्राइसेस, तो वो भी अपने प्राइस को क्या कर लेगी, कम कर देगी, 15 से 13 कर लेगी, चेंज कर लेगी इन रिएक्शन टू द प्राइस चेंजेस मेड बाय द फॉर्मर फर्म। जिससे जो आपकी जो कोक है ना, उसने जो चेंज किया प्राइस में, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी डिमांड के ऊपर, ठीक है। तो आई ना बात समझ में। इसलिए क्या होता है, अनिश्चित होता है जो डिमांड का होता है, क्योंकि वो तो ये मान के चलता है कि चलो कोक तो ये मान के चलेगा हमने प्राइस को कम किया तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड मतलब क्या होनी चाहिए, डिमांड वक्त फिक्स होना चाहिए, ज़्यादा लॉसदार होना चाहिए। प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो राइवलरी फर्म है, कंपिटिटर फर्म है, वो भी अपनी जो प्राइस है उसको कम कर लेगी, जिससे दोनों ही फर्म का कोई डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। बस जो कंज्यूमर्स है उनका थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि 15 से 13 पे मिलने लग जाएगी, ठीक है ना। तो आगे देखिए वही बोला है, सिंस डिमांड कर्व इज नॉट डिफाइंड प्रिसियसली, यानी हम एग्जैक्टली निश्चित रूप से डिमांड कर्व है, मांग वक्र, उसको हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ एन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म इज नॉट बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी जो हमने पढ़ा था ना मांग का नियम की, अगर प्राइस हम घटा बढ़ा रहे हैं तो उसका डिमांड पे उल्टा इफेक्ट होता है, विपरीत इम्पैक्ट पड़ता है, वो ओलिगोपोलिस्टिक की सिचुएशन में नहीं पॉसिबल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है उसमें कंपटीटर जो है उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए, हाउ एवर इकोनॉमिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड अ नंबर ऑफ प्राइस आउटपुट मॉडल्स। वही हमने देखा प्राइस मात्रा मतलब प्राइस और डिमांड का मॉडल बनाया जाता है फॉर ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो ये किस पे डिपेंड करता है, जो बिहेवियर है, जो फर्म्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, उन पे डिपेंड करता है कि अगर एक फर्म चेंज कर रही है तो दूसरी फर्म क्या कर रही है या नहीं कर रही है उस पर, ठीक है। तो इसी मॉडल को वन सच मॉडल इज द, इसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, किंग डिमांड कर्व थ्योरी बोलते हैं। आ गया ना अच्छे से समझ में किसको बोलते हैं, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस कोक और पेप्सी का एग्जाम्पल लेके चलिए, अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसे ही हम बोलेंगे किंग डिमांड कर्व थ्योरी। जो किसने डेवलप की थी, ये की गई है स्वीजी, एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, अमेरिकी अर्थशास्त्री है जिसका नाम है स्वीजी। याद रखना, स्वीजी ने क्या किया था, जो किंग डिमांड कर्व मॉडल है उसका कॉन्सेप्ट वो लेके आया था।
क्लियर है। तो एक फर्म्स क्या होती है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंड रहती है। एक अगर प्राइस को कम ज़्यादा करती है तो दूसरी भी कर देती है, जिससे डिमांड कर्व क्या होता है, निश्चित नहीं हो पाता है, वो क्या करता है, अनिश्चित रहता है। इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं किंग्ड डिमांड कर्व। ठीक है, तो ओलिगोपोली की सिचुएशन में मेनली जो देखने को आता है वो जो किंग्ड डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट है वही देखने को मिलता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये किंग डिमांड कर्व बना भी हुआ है इन द डायग्राम। यहाँ पे देखिए स्टिकी और किंग टाइप के दोनों टाइप के कर्व्स बने हुए हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ना, जो हमने एक लेक्चर पढ़ा था उसमें आप सभी को याद होगा। ठीक है, तो वो आप लास्ट क्लास भी लगा सकते हैं। और बाकी इसमें मैंने ये कर्व मेंशन किया है, तो इन द अबव डायग्राम ये किंग पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, पॉइंट के पे होगा किंग। ठीक है, एट द प्रिवेलिंग प्राइस OP। ये जो प्राइस है OP, उस पे आप देख पा रहे हैं डायग्राम में प्राइस OP। ठीक है, और सेगमेंट AK इज मोर इलास्टिक या फ्लैटर हम बोल सकते हैं। देखिए ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये किंग डिमांड कर्व का, ये एक तो किंग है, फिर जो ऊपर वाले यहाँ पे मेंशन्ड है मोर इलास्टिक। ये जो ऊपर देखिए, पहले एक फर्म जब अपना प्राइस कम करती है तो वो सोचती है उस समय में उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, तो उस समय आपकी जो मांग की लोच है वो कैसी होती है, मोर इलास्टिक होती है, ज़्यादा लोचदार होती है। तो ये क्या होता है, मोर इलास्टिक यहाँ तक होता है। लेकिन आपका एक किंग पॉइंट आ जाता है, कब आ जाता है, जो आपकी कंपटीटर्स फर्म्स है वो क्या करती हैं, वो भी अपने प्राइसेस को कम कर लेती हैं। तो उस समय में ऐसा नहीं है कि एक फर्म ने जितना अपना प्राइस कम किया है उतनी उसकी डिमांड बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि उसके कंज्यूमर्स तो उसी के पास रहेंगे, आपके पास रहेंगे, तो डिमांड कहाँ से बढ़ेगी, राइट। उस सिचुएशन में जो आपका KB पॉइंट है ना, ये किंग से लेके ये जो B पॉइंट है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन अब ये जो मैं बता रही हूँ K से लेके B, जहाँ पे लिखा है लेस इलास्टिक, तो यहाँ पे क्या होगा, मांग की लोच कम, लेस इलास्टिक होगी, कम लोचदार होगी। क्यों होगी, क्योंकि जितना प्राइस बढ़ रहा है ज़रूरी नहीं कि आपकी जितना प्राइस घट रहा है ज़रूरी नहीं उसकी उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि दूसरी फर्म ने भी अपना प्राइस कम कर लिया है, राइट। तो इससे यहाँ पे क्या होगी, कम लोचदार होगी, जबकि ऊपर वाले पॉइंट पे ज़्यादा लोचदार होगी। तो यहाँ पे किंग एक मोड़ का पॉइंट आ जाता है के पॉइंट पे, उसे हम बोलते हैं किंग्ड पॉइंट। और ये आपका बन के मान के चलते हैं किंग्ड डिमांड कर्व। जो किसने दिया था, बोलो, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो थे स्वीजी आपके, उन्होंने दिया था। क्लियर है। तो इस तरीके से ओलिगोपोली का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समझा है, और इसमें मेनली जो किंग डिमांड कर्व है वही आपका मोस्टली रहता है, उसी में से क्वेश्चंस भी पुट अप हो सकते हैं और वही आपके सिलेबस में है पढ़ने के लिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, मैंने पहले भी समझाया हुआ है। और अब देखिए जो आपके ओलिगोपोली है उसके और कुछ मॉडल्स भी हैं जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट लेके आए थे, लाइक काउंटर्स मॉडल हो गया, ब्रिटेन मॉडल हो गया, एजवर्थ हो गया, स्टैकरबर्ग हो गया। इन्होंने अलग अलग ईयर्स में, ये जो कॉटन है इसने 1838 में दिया था, तो यहाँ पे आप सही कर लेना 1838 में, फिर 1883 में वर्टन ने दिया था, एजवर्थ ने 1897 में और स्टैकबर्ग ने 1933 में। और ये इकोनॉमिस्ट थे अगस्टिन कार्नोट, जोसेफ बेटन एंड FY एजवर्थ, इन्होंने दिया था। तो आपको इनको क्रैम करना पड़ेगा। ये मॉडल्स हैं ओलिगोपोली के जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग ईयर्स में दिए थे। ओके, और ऐसे ही कुछ और मॉडल है, लाइक स्वीजी का किंग मॉडल जो कब आया था, 1939 में आया था, पॉल स्वीजी ने दिया था, जो अभी अभी हमने पढ़ा था, जो मेन है इस ओलिगोपोली कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, उसके अलावा न्यूमैन और जो आपके मैगेस्ट्रन है, उन्होंने गेम थ्योरी मॉडल दिया था 1944 में, और बॉमल्स ने भी अपना सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल दिया था 1959 में। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, याद करना है, क्रैम करना है। तो हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, बट इनके अंदर ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे। ओके ना। तो ये हमारा जो ओलिगोपोली का कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो कुल मिला के जो हमारा चैप्टर नंबर 10th है, जिसमें हमने सारे के सारे जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, बोलो कौन कौन से, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, इन सब की हमने अच्छे से डिटेल में बात कर ली है। और किस तरीके से एक फर्म बिजनेस का डिसीजन लेती है इन मार्केट के अकॉर्डिंग, ये भी हमने अच्छे से देख लिया है। क्लियर है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो जो भी अच्छे से आप क्लास लगाइए, और जो भी नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ से आप कलेक्ट करके अच्छे से स्टडी को कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से क्लास लगाइए और ज़रूर बताइएगा कि पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर कोई सजेशन देना हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर जो भी फिलर फॉर्म
प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे मैंने वेबसाइट और ये सब सोशल साइट मेंशन कर दिए हैं। तो यहाँ पे जाके आप अप्रोच कर सकते हो और अपडेटेड रह सकते हो फिलरफॉर्म प्लेटफॉर्म के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।